डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम सैनी से मिली ब्रिटिश दूतावास की डिप्टी हाई कमीशन। ब्रिटेन विश्वविद्यालयों के हरियाणा में कैंपस खोलने पर हुई चर्चा। प्रदेश के युवाओं के भविष्य की संभावनाओं पर हुआ मंथन। महेंद्रगढ़ के गांव बचीनी में कैंटर चालक ने मारी बच्ची को टक्कर। हादसे के बाद बच्ची को कैंटर में लेकर फरार हुआ चालक। घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर मिला बच्ची का शव। गुरुग्राम में दिखा डॉक्टरों की हड़ताल का असर। पूरी तरह से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। सिविल अस्पताल में मरीजों को हुई काफी परेशानी। फरीदाबाद में हाइड्रा के नीचे लगने से शख्स की मौत। गुस्साए परिजनों ने लगाए कंपनी प्रशासन पर आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्का जाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विदेश सहयोग विभाग के तत्वाधान में बैठक हुई और जिसमें दूतावास की डिप्टी हाई कमीशन अल्वा इस्मेरिगिल्यो ने जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। बता दें कि मुलाकात के दौरान जो है ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के हरियाणा में कैंपस खोलने पर चर्चा हुई है। साथ ही ब्रिटेन में स्किल्ड लेबर और हरियाणा के युवाओं के भविष्य की संभावनाओं और ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन, कृषि, रक्षा उपकरण के सेक्टर में निवेश पर भी चर्चा हुई। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बुक का भी विमोचन किया है। बता दें कि ये पुस्तक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर के खंडेलवाल और एके सिंह ने लिखी है। तो वहीं इस कार्यक्रम को अधिकारी संघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुस्तक केवल शब्दों का संगम नहीं बल्कि लेखक की सोच है, साधना है और संवेदनाओं का प्रतीक है। देखा, इस पुस्तक का जो सबसे पहले जो विचार जहां से आया ना, वो विचार आया जब अपूर्व कुमार जी एसडीएम नू होते थे। तो इन्होंने बहुत सारा जो एकेडमी से मैटेरियल मिलता है, कंपाइलेशन मिलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उस तरह किस तरह से भी ड्यूटी निभानी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अब किस तरह से कोर्ट लेनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उस समय ये बहुत सारी चर्चाएं किया गया। सबसे बड़ी जो एक कमी थी, 2023 में नए कानून आए और 2023 बल्कि 24-25 के जो अधिकारी हैं, आईएएस विशेषकर या एचसीएस भी जो भर्ती होकर आए हैं, उन्होंने हो सकता है नए कानून एकेडमी में पढ़े हों, पर उससे पहले अभी जैसे फील्ड में हरियाणा में मेरे ख्याल से 12-13 आज से 15 साल पहले जो अधिकारी चयनित हुए और ट्रेनिंग पाई, वो भी फील्ड में हैं और दूसरे भी अधिकारी जा सकते हैं। 90% अगर इस किताब से मिलेगा तो इस किताब में 90% इन्हीं का योगदान है। मेरा, जैसे मैंने कहा, ये बड़प्पन सर का है। मैं इनका छोटा हूं, अनुयायी हूं और वही आगे रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हैंडबुक हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए के खंडेलवाल साहब, एके सिंह साहब, धीरा खंडेलवाल जी और इस बुक में जिनकी भूमिका रही है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस बुक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में नरेश कौशल जी, वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून, डीएस देसी जी।
उधर चंडीगढ़ में नए जिले, तहसील और उप तहसील गठन पर सब कमेटी का महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की। बैठक में प्रदेश से आए 62 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर मानदंडों के अनुसार सिफारिशें तय की गई। इस मौके पर मंत्री पंवार ने बताया कि प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने के लिए तैयार विस्तृत रिपोर्ट अब अंतिम स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजी जाएगी। उधर हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का बयान सामने आया है। आरती राव ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की मांगों पर विचार कर रही है। 2 दिन की हड़ताल के दौरान सरकार ने जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को रोकने के नहीं दिया। उन्होंने उम्मीद की है कि डॉक्टर्स जल्द अपनी हड़ताल खत्म करके काम पर लौटेंगे। सीएमए ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, एनएचएम से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, ईएसआई के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूं कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाएं। धन्यवाद। खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर स्थित आईएमटी में आयोजित एक्सपो 2025 में स्थानीय उद्योगों के उत्पादों की शानदार प्रदर्शनी देखने को मिली। मेले का अवलोकन करने पहुंचे फरीदाबाद एनआईटी के विधायक और बडकल विधानसभा के विधायक ने कहा कि राज्य सरकार स्वदेशी अपनाओ की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एक ही छत के नीचे स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी से न केवल उद्योगों को व्यापार बढ़ाने में लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विधायकों ने कहा कि तहसील में लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे अब नागरिकों को अपने नजदीक ही सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार फैसले ले रहे हैं। से हम सबको ये जानकारी भी मिलती है कि हमारे अपने शहर में किस तरह के उपकरण, किस तरह के इंडस्ट्रियल कंपोनेंट बन रहे हैं। तो चाहे डिफेंस की बात हो, एयरलाइन की बात हो, हर एक सेक्टर के अंदर फरीदाबाद में जो इंडस्ट्री है जो हर एक सेक्टर के लिए सप्लाई करती है, कंपोनेंट्स को सप्लाई करती है, इसके बारे में आपस में सबको जानकारी हो, इंडस्ट्री वालों को भी आपस में जानकारी हो, कौन सा प्रोडक्ट कहां से उपलब्ध हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है कि हम सबके लिए जानकारी भी मिल रही है और प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना पूरा नहीं हो सकता। और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में फरीदाबाद जैसे अग्रणी रहा है, उसमें आईएमटी जो एरिया है और आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन विशेषकर जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है, निश्चित तौर पर फरीदाबाद के उद्यमी आगे बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया और विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 का, उसमें अग्रणी भूमिका फरीदाबाद के उद्यमी निभाने जा रहे हैं। अच्छा दिल्ली के अंदर जो ट्रेड फेयर लगाया जाता था उसकी तर्ज पर ये इसी तरह से फरीदाबाद के अंदर भी कई जगह लगाया जाता है। हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक इसकी पहचान अलग है हमारे फरीदाबाद की। यहाँ देखा अलग अलग कई चीजों का ऐसा पता लगता है जहाँ कई लोगों को नहीं पता लग पाते कहाँ, यहाँ पर आकर यहाँ घूमने पर ये पता लगता है कौन सी चीज कहाँ पर बन रही है सामने, और बहुत ही इसका एक ऊंचे लेवल पर जो उसकी पहचान करते हैं। जैसे हमारा सपना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का मेक इन इंडिया, उसमें जो है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। शहर की
बागडोर अच्छे नेता के हाथ में हो, वो शहर को तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मुझे पूरा श्रेय है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी को, देवेंद्र चौधरी को, सतीश बाबूनाथ जी को, दिनेश अदलखा जी को, इन सभी और सरकारी जितने भी हमारे IAS लेवल अधिकारी उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि इन सबके सहयोग से ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो पाया और मेहनत हमारी टीम IF ने की है। मैं उनका भी, IMT के सभी भाइयों का और ये जितने भी एग्जीबिटर देश विदेश से आए हैं, इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हमारे सपने को साकार किया। लगभग कितनी फैक्ट्रियों में पहुंचे हुए हैं और क्या खास है? देखो 200 एग्जीबिटर्स हैं इसमें और 300 स्टॉल लगी हुई हैं और सबने मतलब आप ये लगा लो कि आप बम का सेल बनाने से लेके ट्रैक्टर तक, किसान के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, नई रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के लिए, AI के लिए, मेडिकल के लिए, मतलब आप ये देखो कि हर चीज़ है यहाँ पे। मेडिकल का जो स्टंट बनता था पहले उसमें लोहे के पार्ट होते थे, आज की नई में हमारे यहाँ पे कमल एनकोन है, उसने नई इनोवेशन करी है। एक संगम के रूप में यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ आने पर ही पता लगता है ये फरीदाबाद कितना विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब है। जब तक आप खुद नहीं आकर के देखते तो आपको यही नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी क्या कंपोनेंट बना रही है। यहाँ आने पर पता लगता है कि विश्व का ऐसा पार्ट नहीं है जो किसी मशीनरी में यूज होता हो और जो फरीदाबाद ना बनाता हो। और उसके लिए मैं शायद दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, राणा जी की, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इसमें ये पता लगता है कि जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ आते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कौन कौन बनाता है, किस क्वालिटी का बनाता है, किस रूप में वो करता है, वो आपस में भी एक तालमेल बढ़ता है। और जो प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का नारा है कि पूरे देश के अंदर हम जो कुछ भी बनाएं वो अपने देश के अंदर बने और अपने देश के अंदर ही खपत हो, और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट के लिए भी हम सबसे महत्वपूर्ण अंग विश्व का बन के उठे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में मार्केट कमेटी के अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन की नियुक्तियों के बाद रतिया में नवनियुक्त मार्केट कमेटी अध्यक्ष राजकुमार मेहता के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने राजकुमार मेहता को उसकी नियुक्ति पर बधाई दी और कहा कि व्यापारियों और किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही वह विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन क्षेत्र में विकास कार्य जारी है और नशे की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। जल्दी करेंगे, सीएम साहब आएंगे। मुझे स्वागत समारोह है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे भाई राजू जी को, जिनको कि यहाँ पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है रतिया में। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा और मेहनत के साथ ये काम करेंगे और सबके भले के लिए सबको साथ लेकर काम करेंगे। नशे का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके रोकने के लिए क्या प्रयास? नहीं, देखिए, नशे का प्रकोप पहले से तो मुझे लग रहा है कि कम हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एसपी साहब जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, कितने उन्होंने अभी पिछले दिनों भी जो है वो भारी संख्या के अंदर जो है वो जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को भी पकड़ा है और नशा भी पकड़ा है, तो पहले से कम हो रहा है। और फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे, आपको कहीं कोई नजर आती है ऐसी बात, आप पुलिस प्रशासन के नॉलेज में डालें। और मैंने भी उनसे बात की थी, 100% हमारी कोशिश रहेगी कि ये इलाका नशे से मुक्त होना चाहिए। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है।
और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर इंद्री के विश्राम गृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार और करनाल कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश वैद्य ने प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस बैठक के मौके पर सुनील पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है और संविधान के खिलाफ राम के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। सोनिया बढ़ चढ़ के, भैया जिसके पास गाड़ी है गाड़ी से जाओ, बस है बस से जाओ, रेल है रेल से जाओ, जिस भी तरीके से साथी पहुंच सकते हैं उनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का अकेला कार्यक्रम नहीं है। ये देश के संविधान को बचाने के लिए, ये हमारे राइट टू वोट को बचाने के लिए और इस देश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर का कार्यक्रम है। गद्दी छोड़ को लेकर 14 दिसंबर दिन रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी इस देश को, संविधान को बचाने के लिए एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। और आज उसी संदर्भ में जिला करनाल कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का अध्यक्ष होने के नाते हमारे सीनियर साथी डॉक्टर सुनील पवार जी और पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी और सभी इंद्री विधानसभा के कांग्रेस के नेताओं के साथ आज यहां पर विचार विमर्श हुआ, जिसका मुख्य एजेंडा था कि इंद्री विधानसभा से हजारों की संख्या में लोग इस रैली में जाएंगे। ये मुद्दे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुद्दे की जड़ कहां है? जब एक सरकार को पता है कि हम बिना ये मुद्दे सुलझाए बन सकते हैं, हर घर के अंदर जाता है, वो वोटर को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई के रूप में अलग अलग दस्तावेजों में जो आधार कार्ड है वो भी एक दस्तावेज शामिल होता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले क्या किया कि उन्होंने एसआईआर कराया और आधार कार्ड को मानने से इनकार कर दिया। आप हर चीज के लिए सबसे पहले बोलते हो कि आपका आधार कार्ड है कि नहीं, आपको वैक्सीन लगवानी थी तो वैक्सीन के लिए आपका आधार कार्ड है कि नहीं, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो आधार कार्ड है कि नहीं। जब आधार कार्ड को अलग अलग चीजों के लिए आप वैलिड मानते हो। रेवाड़ी में कड़ाके की ठंड के बीच बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों की बदहाल स्थिति चिंता का विषय बन गई है। बावल थाने के पास में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रैन बसेरे की पड़ताल में टूटी खिड़कियों की जालियां, बिखरे गद्दे, गंदगी और खराब शौचालय जैसी गंभीर खामियां सामने आई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम मनोज कुमार ने 4 महिलाओं और 8 पुरुषों के लिए बनी इस व्यवस्था का निरीक्षण कर नगर पालिका को तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए ताकि कड़ाके की ठंड में बेघर लोगों को राहत मिल सके। सर्दी का मौसम आ गया है, अब आगे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो आज हम एमसी सेक्रेटरी अनिल कुमार के साथ जो एमसी बावल के द्वारा जो संचालित रैन बसेरा है उसकी मैंने विजिट की है, उसमें देखा है व्यवस्थाएं क्या हैं। अभी इनके पास 4 महिलाएं और 8 पुरुषों के रुकने के लिए जगह है। कुछ छोटी मोटी कमियां हैं जिसमें मैंने इनको कहा है कि एक तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें,
जो टॉयलेट्स हैं उनका विशेष ध्यान रखें, और जो उनके बिस्तर हैं और रजाई हैं उनको अच्छे तरीके से, अगर उसमें जैसे कवर नहीं है और है तो उनको दुरुस्त कर लें। इसके साथ साथ हम बावल शहर के सभी लोगों से अपील भी करते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और ऐसे बहुत सारे बेघर बेसहारा लोग हो सकते हैं जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति घूमता हुआ मिले जिसके पास अपना आश्रय नहीं है, तो एमसी बावल के द्वारा जो संचालित रैन बसेरा है, जो कि थाना बावल के शहर के पास में है, वहां पर उनको भिजवाने का कष्ट करें। गुरुग्राम में बसें रोड पर 28 एकड़ ऑटो मार्केट की जमीन को अवैध कब्जों से खाली कराने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने मंगलवार सुबह भारी पुलिस बल के साथ में कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार करीब 20 साल पहले इनेलो सरकार के समय विकसित की गई इस जमीन पर धीरे धीरे झुग्गियां और पक्के निर्माण बन गए थे। HSVP की योजनाओं के अनुसार 28 एकड़ में से लगभग 25 एकड़ जमीन खाली कराई जाएगी, जबकि 3 एकड़ पर कोर्ट का स्टे है। चेतावनी के बावजूद कब्जाधारियों ने जमीन नहीं छोड़ी, इसलिए जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। HSVP के अधिकारी अजमेर सिंह ने बताया कि खाली कराई गई जमीन भविष्य में मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाएगी और भूमि को उसके मूल उद्देश्य के अनुरूप और अनुसार प्रयोग किया जाएगा। आज हमारा ऑटो मार्केट में इंक्रोचमेंट रिमूवल का सेकंड दिन था, दूसरा दिन था। एक हमने कल की थी, एक आज की है। और कल भी हमें 50-60 झुग्गियां जो है, हमारा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ था तो 50-60 के करीब झुग्गियां कल हमने हटाई हैं। आज भी 150-200 के करीब झुग्गियां लगी हुई थी, जिनको आज हमने हटा दिया यहाँ से। तो लोगों को किस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है? विरोध तो ऐसा भी काफी टाइम से, ये जो झुग्गियों में रहते हैं ये बंदे काफी टाइम से बैठे थे, कई सालों से बैठे थे। गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद पलवल दमकल विभाग अलर्ट पर है। जिले में करीब 100 बैंक्वेट हॉल में से केवल 1 और सैकड़ों होटल ढाबों में सिर्फ 2 के पास फायर एनओसी मिली है। दमकल विभाग ने नियमों का पालन न करने वालों को नोटिस देने और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। या पता ना क्या पर्ची मिलती है और वो सारी चढ़ाने बिल्डिंगों को कर रहे हैं। किसी भी बैंक्वेट हॉल को चेक कर लो, मेरे ख्याल से एक आध पे होगी, किसी पे हुई तो हो सकता है उस पे भी ना हो। और ऐसी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, मेरे ख्याल से तो है नहीं जी। अब ये तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए ना। कल को ये तो ये देखते हैं कोई हादसा हो जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ऐसा ही कांड अहमदाबाद में हुआ था। फायर एनओसी तो सबको लेनी चाहिए, बाकी नॉर्म्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार ना आदमी उन्हें पूरे नहीं कर पाता। बाकी जिम्मेवारी तो लोगों की बनती है, उन्हें बचना नहीं चाहिए, सामने आए अपना पक्ष रखें। क्या मानना है पलवल में कितने होटलों के पास और कितने बैंक्वेट हॉल वालों के पास एनओसी होगी? मुझे नहीं लगता कि शायद किसी के पास हो पलवल में। केवल 3 होटलों के पास है। पलवल में हमारे पास हमारे डायरेक्टर जनरल जी का लेटर ही आ गया था सुबह मॉर्निंग में, तो उसके बाद में हमने अपनी टीम सक्रिय कर दी है कि सभी जो असेंबली बिल्डिंग है, जैसे होटल्स हैं, पब हैं या बैंक्वेट हॉल हैं जहां असेंबली होती है, तो वहां के लिए हमने अपनी टीम गठित कर दी है कि सभी जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में चेक करें, उनकी फायर ऑडिट करें। कितने होटलों के पास फायर एनओसी है? जहां तक होटल की बात करें तो पलवल में 3 से 4 एनओसी ही हैं, बाकी किसी ने एनओसी नहीं ले रखी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।